क्या हाल है भाई 11th फॉलो? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान व्यान है कि नहीं भाई? यही हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बस खाली वीडियो ही देखी जा रहा है। आपसे मैंने कहा था ना, नोट्स वगैरह परफेक्ट बनाते रहो। एक बार आप नोट्स परफेक्ट बनाओगे, आपको चीज़ें रिवाइज करने में बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत बढ़िया रहेंगी। तो चलो अपन पहले स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी जीओसी में। क्या ध्यान है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट में जनरली हम क्या देखते थे? पार्शियल चार्ज, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट क्या होते थे? पार्शियली मूव करते थे। और आप सोचिए, जब पार्शियली मूव कर रहे हैं तो चार्ज भी कैसा आएगा? पार्शियली आएगा। इन सारी बातों को लेते हुए अपन ने जीओसी का पहला इंडक्टिव इफेक्ट खत्म किया था। इसके बेसिस पे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब की बातें की थी बच्चों, ध्यान आ रहा है? फिर अपन ने रेजोनेंस की बातें की थी, आपको ध्यान आया होगा। रेजोनेंस में अपन ने क्या क्या सीखा था कि कैसी कैसी क्वालिटीज़ होती हैं। रेजोनेंस में एक वर्ड आया था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या था बच्चों? कॉन्जुगेशन का मतलब था कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट। तो हमने देखा था कि अल्टरनेट जो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हो रही थी, जैसे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इन सब चीज़ों को लेते हुए हमने रेजोनेंस भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। फिर अपन ने ये देखा था कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर को देखकर हम नहीं बता सकते कि हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सोचिए, जब प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या प्रेजेंट होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ये बताते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर अपन ने सीखा था रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या था बच्चों? रिलेटिव स्टेबिलिटी था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूटिंग ज़्यादा है। ये वर्ड भी ध्यान रखिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि कभी ना कभी हमें एग्जाम में कॉन्ट्रीब्यूट वर्ड भी आता है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है बच्चों, ठीक है? तो चलो, उसके बाद अपन ने क्या सीखा था? मेसोमेरिक इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में अपन मेसोमेरिक की ही बात कर रहे थे, और मेसोमेरिक में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है, बट इंडक्टिव और मेसोमेरिक में एक ही डिफरेंस है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पार्शियली जाते थे, लेस ईएन से मोर ईएन, यह आपने पढ़ रखा है। और रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों? मेसोमेरिक में क्या होता है? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब मेसोमेरिक में अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा जाएंगे, उनकी क्वांटिटी पूरी होगी, इसलिए चार्ज पूरा प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव आएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो अपन ने यही सीखा था कि मेसोमेरिक में हर एक चीज़ रेजोनेंस के थ्रू होगी। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस एम, और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो माइनस एम। क्या इतनी सी बात भी हमारे पास आ गई थी? तो चलिए मैं कुछ कंपाउंड देता हूं, आप मुझे बताइए कि वो प्लस एम है या माइनस एम है, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए भाई, करते जाइए। और यहाँ NH2 ग्रुप क्या है? प्लस एम है या नहीं, माइनस एम है या नहीं, आपको बताना है, ध्यान दीजिए। और मैंने बहुत सारी बातें की थी और अच्छी कि यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमने स्ट्रक्चर्स में देखा कि NH2 माइनस आई भी शो करता है, और N का लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो रिंग के साथ तो वो प्लस M भी शो करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, इसका मतलब वो प्लस M भी है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस M और माइनस आई में डोमिनेटिंग फैक्टर इसका क्या है? प्लस M। तो ओवरऑल हम यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो हमको लिखना है। चलिए काम करें, बहुत फास्टली काम करें और जल्दी जल्दी मुझे बताएं, जिससे कि मैं इसके आगे बढ़ूं और फिर आपसे और अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। इन सभी में बताइए मुझे कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं रिंग के साथ, ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई या माइनस आई, इन चीज़ों को डिस्कस करना है। चलिए क्वेश्चन करें ध्यान से और मुझे बताएं कि कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है। प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एम है, माइनस एम है, इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है
और वो जस्ट रिंग से कनेक्टेड है, तो बच्चों लोन पेयर हमेशा क्या करेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा। और रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है NH2 या विदड्रॉ कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और डोनेट कर रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, +m। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए, COO माइनस, क्या हमने इसको दो तरीके से पढ़ा था, +I भी शो करता है और रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेशन या विदड्रॉइंग की वजह से -m भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस विदड्रॉइंग फैक्टर है। ध्यान दीजिए आप, रेजोनेंस की जो डायरेक्शन है वो हमने कैसे डिसाइड की, C डबल बॉन्ड C लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये -m भी शो कर सकता है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या था यहाँ पर, +I। तो ध्यान रखिए, हमारे पास कभी भी COO माइनस आए तो आप हमेशा कौन सा फैक्टर लगाएंगे, +I। क्लियर है? यहाँ पर इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो बताओ ये लोन पेयर डिलोकलाइज भी कर सकता है। इसका मतलब ये +m भी शो कर सकता है और अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से -I भी शो कर सकता है। अब -I और +m में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पर -I, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हैलाइड में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोन पेयर की वजह से क्या बोलते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मैंने बताया था आपको कि जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहाँ आएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। ये सारी बात अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखी है। तो बताइए, अगर कोई डोनेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर मान लीजिए विदड्रॉ कर रहा है ओवरऑल फैक्टर का मतलब -I मान लीजिए 10 लग रहा है तो +m 7 ही लग रहा होगा। इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन है, 10। इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन है, -I। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कैसा फैक्टर है, विदड्रॉइंग फैक्टर है। विदड्रॉइंग फैक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर हो गया क्या? तो बताइए यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन +m है तो रेजोनेंस होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे। तो उसकी वजह से मैं क्या बोलूँगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। चलिए, COOH कैसा होता है ये बच्चों, हमें पता है स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए, क्वेश्चन कर लेंगे आप। क्लियर? तो मुझे बताइए, COO माइनस था तो ये +I शो कर रहा था क्योंकि नेगेटिव कंटेनिंग है। लेकिन COOH है बच्चों तो ये रेजोनेंस करेगा और -m शो करेगा जो कि डोमिनेटिंग होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि ये -m शो कर रहा है, विदड्रॉइंग फैक्टर शो कर रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में -m वाले ग्रुप में मेटा पे होती है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्या समझ में आता है? आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नॉट मेकिंग 5 बॉन्ड्स। ओके, तो ध्यान रखना कि कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बताइए क्या रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। और पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, इसका मतलब हाईली -I। क्या क्लियर समझ में आता है? चलिए आगे देखें। अपन ने प्रैक्टिस कर ली थी, बस 5-10 मिनट इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि प्रीवियस चीज़ें हमें याद आ जाए। यहाँ है C डबल बॉन्ड C। क्या मुझे पता है C डबल बॉन्ड C और फेनिल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज़्यादा अच्छा होता है, फेनिल। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेनिल ज़्यादा है, इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रेजोनेंस होगा। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, +m। क्लियर बात है? बताओ रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और साथ ही साथ क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चलिए CHO में पता है मुझे C डबल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड O की तरफ नेटवर्क होगा, इसका मतलब रेजोनेंस के थ्रू विदड्रॉइंग फैक्टर यूज कर रहा है और विदड्रॉइंग फैक्टर क्या होता है, -m। यहाँ पर भी NO2 है, ऑब्वियस ही बात है, लेस EN से मोर EN, तो ये भी -m होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। और डीएक्टिवेटिंग कौन से ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। बताइए यहाँ पर बताइए C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये बाहर खींचेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये कैसा ग्रुप है बच्चों, -m ग्रुप है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि +m -m कैसे देखते हैं, रेजोनेंस के थ्रू हम कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है या दे रहा है। तो अब इसकी बात करते हैं और इसके आगे सीखते हैं कि क्यों अपन ने +m और -m सीखा। क्लियर?
तो चलिए नोट कर लीजिए फट से, और इसको मैं रफ करता हूँ। तो अपन ने ये देखा कि कैसे हम प्लस एम और माइनस एम यहाँ पर पता लगा रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, और उन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि एक्चुअल में ये प्लस एम और माइनस एम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें सीखना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्लस आई ग्रुप था, और प्लस आई ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, तो मैं इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर निकालता था, सही बात है। फिर अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, तो अपन ने रेजोनेंस फैक्टर देखने लग गए। क्या देखते थे अपन? अल्फा हाइड्रोजन। फिर अपन ने मेसोमेरिक पढ़ा, तो अब मेसोमेरिक में भी कुछ वैसा ही होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास, मैं आपके पास 3 एक स्टेप देता हूँ, और तीनों स्टेप में आपको फील आएगा कि एक्चुअल में ये मेसोमेरिक का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव लगा हो, एक बार यहां पे OH ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार पॉजिटिव लगा है, एक बार OH ग्रुप यहां पे है बच्चों, और पॉजिटिव लगा हुआ है, और OH ग्रुप कहां है बच्चों? यहां पे। ध्यान दीजिएगा, सॉरी OH ग्रुप है ये। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? ऑर्थो पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? पैरा पोजीशन है। क्लियर? तो समझ में आता है आपको कि कैसे अपन ने यहां पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। इन तीनों में क्या निकालना है मुझे? स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो बहुत ध्यान से आप इस चीज़ों को देखना। जितना ध्यान लगाकर देखोगे उतनी जल्दी मेसोमेरिक सिखा दूंगा। क्लियर बात है? तो चलिए ध्यान लगाना है आपको। देखिए क्या होता है, करना मुझे क्या है? रेजोनेंस ही करना है। अगर मैं रेजोनेंस पहला करूंगा तो बताइए मुझे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा? क्या मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा? सही बात है या नहीं? बताइए मुझे, आ जाएगा? अगर मैं और स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? अब आप रेजोनेंस करना सीख चुके होंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये OH ग्रुप। फिर से मैं स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करूं तो फिर से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास? ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड OH और ये पाई बॉन्ड। सही बात है। और फिर से रेजोनेंस करूंगा तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ OH ग्रुप है ही, ये पाई बॉन्ड पहले से था और ये भी पहले से था। इसका मतलब अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखूं तो मेरे पास यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास मिलते हैं। क्या समझ में आता है? ठीक है भाई। अच्छा, मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, बस ये ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एरो भी आप समझ गए होंगे कि एरो कैसे लगाना है, एरो कैसे घुमाना है। क्लियर? चलिए, क्या सही बन रहा है? आप ध्यान दीजिएगा, क्या हर एक स्ट्रक्चर सही बन रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है देखना। क्लियर? पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ है ही, ये पाई बॉन्ड पहले से है, ये पहले से है। अब फिर से रेजोनेंस होगा तो फिर से रेजोनेंस होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पॉजिटिव और ये OH। क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से इसका भी ड्रॉ करते हैं, और अब आपको समझ में आएगा कि इन पोजीशन के चेंज होने से स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए किस हिसाब से चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। क्या लग गया? पॉजिटिव यहाँ लग गया, OH लगा हुआ है, ये पहले से है, ये पहले से है। फिर से रेजोनेंस करें अगर, तो फिर से क्या बन जाएगा? यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड खिसक जाएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सही बात है। और फिर से अगर रेजोनेंस करें तो फिर से रेजोनेंस करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH ये, और फिर से रेजोनेंस करें तो मेरे पास
ये स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आने लगी कि हाँ, रेजोनेंस करने से हमें ये समझ में आया कि कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। अब आप ध्यान दो कि इस पॉजिटिव के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए था, ध्यान देना बच्चों। इसका मतलब पॉजिटिव होता है खाली, और खाली हमेशा क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए वो उसको क्या चाहता है कि हमारे पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए उतना बेस्ट है। अब बताओ, अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप ही चाहिए मुझे, सही बात है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, अगर ये OH ग्रुप अपना लोन पेयर पॉजिटिव को दे सके तो क्या मैं लिख सकता हूं कि OH ग्रुप यहां +M शो कर रहा है, सही बात है। क्योंकि अब मैंने देखा कि जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर में आया, यहां पर O का लोन पेयर इस पॉजिटिव को डोनेट कर सकता हूं, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव रेजोनेंस की कंडीशन होती है। इसका मतलब बच्चों कि ये +M शो करेगा, ये कंफर्म है, सही बात है, पक्की बात है। यहां पर देखें, क्या यहां पर आपको, सॉरी बच्चों, यहां OH ग्रुप मेटा पे लगा हुआ था, मैंने ऑर्थो पे लगा दिया। ये OH ग्रुप कहां था बच्चों, ये OH ग्रुप मेटा पे था, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर ये OH ग्रुप पैरा पे था बच्चों, देखिए पैरा पे लगा हुआ है ना, ठीक है। OH ग्रुप कहाँ था बच्चों, पैरा पे था। तो देखिए यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ लगाना है, पैरा पे लगाना है, क्लियर। अभी आपको समझ में आएगा कि अपन ने ये ऑर्थो पैरा पोजीशन ली है तो क्यों लिया है, ध्यान दीजिए। और किसी पॉजिटिव पे OH का लोन पेयर मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर OH का लोन पेयर इस जगह पे +M शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव की स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी, क्लियर बात है। मेटा में देखो, जब मेटा पे OH लगा हुआ था तो क्या कभी भी पॉजिटिव चार्ज मेटा पे आया है क्या, ध्यान दो, नहीं आया, नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। इसका मतलब क्या ये OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो मुझे बताओ बच्चों, OH ग्रुप क्या क्या करता है। OH ग्रुप +M भी शो करता है और -I भी शो करता है बच्चों, ये हमने सीख रखा है, क्योंकि C डबल बॉन्ड C है और OH है। अब अपने आप को चीज़ों को मिक्स करना है बच्चों, इसीलिए मेसोमेरिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, और उन मिक्स करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इनको मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। OH ग्रुप कहाँ है, मेटा पे है, और मेटा पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा। क्या इतना समझ में आता है, पक्की बात है। चलिए पैरा पे समझते हैं, क्या मेरे पास पॉजिटिव यहां पर आया है और पॉजिटिव यहां पे आया है और पॉजिटिव यहां पे आया है, इन्हीं 3 पोजीशन पे आया, देख सकते हैं आप। तो जैसे ही पॉजिटिव यहां आया होगा, क्या अब ये OH ग्रुप इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब यहां पर भी पॉजिटिव क्या कर रहा है, पॉजिटिव को +M के थ्रू डोनेट कर रहा है। अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी रेजोनेंस फैक्टर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजोनेंस फैक्टर कैन नॉट डिपेंड ऑन रेजोनेंस। यहां लिख देता हूं, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस फैक्टर कैन नॉट शो डिस्टेंस फैक्टर या डिस्टेंस, ठीक। रेजोनेंस कभी भी डिस्टेंस फैक्टर पे वर्क नहीं करता है, कभी भी डिस्टेंस पे नहीं। जैसे इंडक्टिव जितना पास में है उतना ज़्यादा डोनेट करेगा और उतना ही ज़्यादा विड्रॉ करेगा। अगर डोनेट करने वाला है तो डोनेट करेगा, विड्रॉ करने वाला है तो विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर +M की बात करें तो रेजोनेंस फैक्टर ऑर्थो पे भी उतना ही लगता है, पैरा पे भी उतना ही लगता है और इस ऑर्थो पे भी उतना ही लगता है। इसका मतलब मैं ये समझ रहा था कि यार पहला और तीसरा, मतलब OH पे OH लगा हुआ है ऑर्थो पे और OH लगा हुआ है पैरा पे, इनका मेसोमेरिक फैक्टर तो क्या है, सेम है, पक्की बात है। इंडक्टिव -I शो कर रहा है, मतलब ओवरऑल यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी सेकंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे हैं,
क्या सही बात है? फर्स्ट और थर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो अब ध्यान दो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कैसे करेंगे? तो ध्यान दें, व्हेन मेसोमेरिक फैक्टर इज सेम, व्हेन मेसोमेरिक फैक्टर इज सेम, आंसर गिवन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या लिखोगे? यहां नोट करके लिख लो, व्हेन मेसोमेरिक फैक्टर इज सेम, then answer given by माइनस आई, और या इंडक्टिव लिख देता हूं यहां पर, बाई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान दो जरा, अगर मेरे पास वन और थर्ड में रेजोनेंस फैक्टर सेम है, मतलब मेसोमेरिक फैक्टर सेम है, तो मुझे बताओ OH प्लस M भी शो कर सकता है और साथ ही साथ माइनस I भी शो कर सकता है। यहां पर भी ये OH प्लस M भी शो कर रहा है और साथ ही साथ माइनस I भी शो कर रहा है। तो मुझे बताओ प्लस M तो सेम है लेकिन माइनस I सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस I बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और OH पास में लगा है तो ज्यादा खींचेगा, दूर में लगा है तो कम खींचेगा। इसका मतलब बताओ फर्स्ट और थर्ड में पहले कौन आएगा? पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, और सेकंड क्यों आया? क्योंकि सेकंड में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा था, जिसकी वजह से सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? सेकंड की होगी। पक्की बात है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पहले मेसोमेरिक लग रहा था, यहां भी पहले मेसोमेरिक लग रहा था, यहां कभी भी मेसोमेरिक नहीं लगा। इसका मतलब पहले फर्स्ट और थर्ड आएंगे और फिर सेकंड आएगा। फर्स्ट और थर्ड मेसोमेरिक फैक्टर फर्स्ट और थर्ड में सेम है, इसका मतलब आंसर किससे दोगे? नेगेटिव आई, क्योंकि OH क्या कर रहा था? नेगेटिव आई शो कर रहा था। सिंपल बात है, मतलब इंडक्टिव से आंसर। और पॉजिटिव को कभी खींचने वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब अगर खींचने वाले ग्रुप लगे हैं तो वो दूर लगे हों, जिससे कम खींच पाए, जिससे स्टेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाए। इसीलिए मैंने थर्ड को क्या किया? पहले रख दिया, देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया इसे आपने? तो हमने ये सीखा कि ऑर्थो और पैरा पे जब ग्रुप लगे हुए हैं रेजोनेंस शो करने वाले, जो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, तो वो रेजोनेंस फैक्टर शो कर रहे हैं कहां? ऑर्थो और पैरा पे। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन एक लास्ट बात करते हैं जिससे मेसोमेरिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वो लास्ट बात मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव लगा होता और अब मैंने क्या किया? नेगेटिव के साथ NO2 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? NO2 ग्रुप। ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं, क्योंकि अभी वही चीजें हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद कभी भी आपको रेजोनेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं एक और क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे ये रेजोनेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी रेजोनेंस से पहले सॉल्व करेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से समझ सकें। यहां मैंने क्या किया? पैरा पे लगा दिया। कहां लगा दिया? पैरा पे। जैसे मैंने OH ग्रुप को लगाया था, अब मैं क्या कर रहा हूं? एक माइनस M ग्रुप को लेकर चल रहा हूं, जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर सकूं कि कॉन्सेप्ट ऐसा है और ऐसा क्यों है, ये आपके सामने क्लियरली दिखेगा। ठीक, तो चलिए रेजोनेंस करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस करेंगे तो बताओ सबसे पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या वो ये बनेगा? क्या इतना समझ में आने लगा है अपने आप को? क्लियर बात है। फिर उसके बाद जब हम रेजोनेंस करेंगे तो ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो बच्चों। फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास? फिर से मेरे पास ये बन जाएगा। NO2 ग्रुप जहां लगा है वहीं लगा रहने दो, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये NO2 ग्रुप कर क्या रहा है और इसका प्रोसेस क्या क्या है। क्लियर? फिर से मैं रेजोनेंस करूंगा, तो रेजोनेंस करने के बाद क्या होगा? आपको रेजोनेंस करना बहुत अच्छे से आता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान दें। रेजोनेंस करना बहुत अच्छे से आता है, आप इसको भूले नहीं।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट है। समझ में आ रही है बातें? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट है बच्चों। फिर से क्या होगा, फिर से रेजोनेंस करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव बॉन्ड 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 और ये NO2। इतनी बात समझ में आती है, पक्की बात, क्लियर। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर देखूंगा। यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे पता है कि अगर मैं रेजोनेंस करूँ तो मुझे बताओ नेगेटिव यहाँ आएगा पहली बार, मेटा पे लगा हुआ है, अब ऑर्थो पे नहीं है, मेटा पे लगा हुआ है NO2। फिर से नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा और फिर कहाँ आएगा चार्ज, पैरा पे आ जाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ आई है, NO2 मेटा पे लगा हुआ है, वहीं लगा रहेगा। और फिर से रेजोनेंस करेंगे तो फिर से घूम के कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पे, और ऑर्थो के बाद फिर चला जाएगा टॉप पे। तो देखो मैंने रेजोनेंस करना आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया बच्चों, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। इसीलिए मैं बार बार रेजोनेंस कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ रेजोनेंस करें। आप अपना कॉपी में करते रहें, आपसे जो गलती हो आप उसको सीखें कि यार मेरे पे यहाँ पे गलती हो रही है, अब ये गलती बिल्कुल भी ना हो। क्लियर? चलिए ये NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, सिंपल। यहाँ पर आइए बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी अपन ने बनाया तो एरो बनाने की ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि एरो हमें बताता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर में हो रहा है। क्लियर? जो पहले से है उसको पहले से ही रहने दें, बिल्कुल ना छेड़ें, छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब नेगेटिव यहाँ लगा दिया, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है अलग अलग पोजीशन पे। फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से नेगेटिव यहाँ आ जाएगा बच्चों, और डबल बॉन्ड यहाँ है। NO2 कहाँ पे है बच्चों, पैरा पे है, तो पैरा पे ही रहेगा। क्लियर? फिर से नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ध्यान दो जरा, अब क्या हुआ, और चीज़ों को समझना और चीज़ों को कंपेयर करेंगे अभी हम, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे हो। जब चीज़ें सीखनी होती है ना तो हमेशा टाइम देना चाहिए बच्चों, हमेशा उसे टाइम देना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हम चीज़ें सीख रहे होते हैं वहाँ पर। लर्निंग पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लर्निंग स्टेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए अगर ये NO2 ऑर्थो पे लगा है तो चार्ज ऑर्थो पे कहीं ना कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव क्या कर सकता था, ये नेगेटिव क्या कर सकता था बच्चों, ध्यान दो। क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता था NO2 के साथ, और NO2 के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब NO2 ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है। और इस नेगेटिव को क्या चाहिए, इस नेगेटिव को यही चाहिए कि कोई विड्रॉइंग फैक्टर लगा हो, कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। और विड्रॉइंग ग्रुप है कौन सा, NO2। लेकिन कब, जब ये ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है। तो क्या ये मेटा पे कभी भी चार्ज मेटा पे आ रहा है क्या, ध्यान दो, कभी भी चार्ज मेटा पे आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ -I ही शो कर सकता है, इंडक्टिव ही शो कर सकता है। यहां पर देखो नेगेटिव डीलोकलाइज होके कहां आया है बच्चों, आप ध्यान दे रहे हो, पैरा पे आया है। क्या आपने ध्यान दिया इस फिगर में? इसका मतलब इस स्टेज पे भी नेगेटिव क्या करता, रेजोनेंस करता। और रेजोनेंस करता तो ये नेगेटिव -M शो करता। NO2 ग्रुप क्या शो कर सकता, -M, क्योंकि नेगेटिव कहाँ आ रहा है, उसके जस्ट नीचे आ रहा है, जस्ट कंजुगेशन में आ रहा है। और कॉन्जुगेशन बच्चों मेटा पे नहीं होता है, ध्यान दे सकते हो आप, मेटा पे बिल्कुल नेगेटिव चार्ज नहीं आया है, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं था। और कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मेटा पे क्या लग रहा था, -I। OH ग्रुप को भी आप ध्यान में रखो, तो वहां पर भी मेटा पे क्या लग रहा था, -I, क्योंकि OH ग्रुप -I शो करता है। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर रेजोनेंस फैक्टर शो कर सकता है तो वो जरूर शो करेगा, और मेटा पोजीशन पे अगर वो रेजोनेंस फैक्टर शो भी कर सके या कर सकता है तब भी वो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी भी चार्ज नहीं आता है, और चार्ज नहीं आएगा तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव शो करेगा, या तो +I शो करेगा या -I शो करेगा। सिंपल सी बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था, इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए था जितने ज़्यादा विड्रॉइंग फैक्टर हो, जितने ज़्यादा विड्रॉइंग फैक्टर लगे होंगे, जैसे -M, जैसे -I, उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। अब किसी ने कहा
माइनस आई ज़्यादा खींचेगा या माइनस एम ज़्यादा खींचेगा? तो आप खुद बता सकते हो। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचना बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है, और रेजोनेंस के थ्रू खींचना पूरा पूरा रेजोनेंस वहाँ पर शो करता है। इसका मतलब बच्चों 1 और 3 पहले आएंगे स्टेबिलिटी में, क्योंकि नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, और माइनस आई सबसे लास्ट आएगा क्योंकि ये सबसे कम खींच पा रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सेकंड जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब वही बात है, मेसोमेरिक फैक्टर कभी भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। जब डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता तो बच्चों क्या वो नेगेटिव आई के ऊपर आंसर पे जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया जब मेसोमेरिक फैक्टर सेम होता है तो इंडक्टिव फैक्टर से आंसर देते हैं। तो जब मेसोमेरिक फैक्टर सेम हुआ तो बताओ NO2 पास में लगा है तो ज़्यादा खींचेगा, दूर में लगा है तो कम खींचेगा। तो बताओ नेगेटिव को चाहिए क्या? नेगेटिव को चाहिए ज़्यादा विड्रॉइंग फैक्टर। इसका मतलब बच्चों पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा सेकेंड। तो एक पॉइंट यहां पर हमेशा लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मेसोमेरिक फैक्टर शो ऑन ऑर्थो एंड पैरा। कौन सी पोजीशन पे शो करता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं रेजोनेंस फैक्टर शो ऑन पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा। अगर ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप लगे हैं जो रेजोनेंस फैक्टर शो कर सकते हैं तभी वो रेजोनेंस शो करेंगे। अगर वो मेटा पे लगे हैं तो वो चाह कर भी रेजोनेंस फैक्टर शो नहीं कर सकते। आपने यहां पर देख लिया, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल बनाकर दिखाए जिससे आपको खुद प्रूफ हो कि हाँ यहां पर ये क्वालिटी है, यहां पर ये चीजें हैं, इसीलिए यहां ऐसा ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो यहां एक चीज नोट करो, पहले आंसर नोट करो इनके तीनों के और फिर ये पॉइंट लिखो, और फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि अपन जल्दी कैसे मेसोमेरिक फैक्टर के थ्रू आंसर निकालते हैं। नोट कर लो बच्चों इसको। तो अपन ने ये देखा कि मेसोमेरिक कहां शो होता है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। अगर ऑर्थो पैरा पे है ग्रुप तो वो मेसोमेरिक शो करेगा, मतलब रेजोनेंस फैक्टर शो करेगा। अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव शो करेगा। ठीक है, तो लिख लो ये दोनों पॉइंट, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैन शो मेसोमेरिक इफेक्ट। and meta position show only inductive effect, only inductive effect। समझ में आया? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ? जब मेटा पोजीशन पे होगा। अब आप ध्यान दो, मैं पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं इस ट्रिक से सॉल्व करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअल में हमें पूरा रेजोनेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें ये पॉइंट पता है तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें ये पॉइंट पता है कि ऑर्थो पैरा पे क्या शो होता है मेसोमेरिक और मेटा पे क्या शो होता है इंडक्टिव। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव था, OH ग्रुप है, ये था पॉजिटिव था, OH ग्रुप मेटा पे था, पॉजिटिव था और OH ग्रुप पैरा पे था। ध्यान दो बच्चों, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं ध्यान देना। अगर ये OH ग्रुप ऑर्थो पे है, कहां है? ऑर्थो पे, तो क्या ये अपना मेसोमेरिक फैक्टर शो करेगा और मेसोमेरिक फैक्टर कौन सा शो करेगा? +m। सिंपल है। यहां पर ये OH ग्रुप कहां है बच्चों? मेटा पे है, तो तुरंत अपन ने देखा मेटा पे कभी भी मेसोमेरिक शो नहीं करता है। इसका मतलब ये करेगा क्या? इंडक्टिव, और इंडक्टिव में ये शो करता है -i। हमने सीखा है। कहां पे है बच्चों? ये पैरा पोजीशन पे है। पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक शो कर सकता है
OH मेसोमेरिक में कौन सा शो करता है, तो हमने सीखा है कि OH प्लस M शो कर सकता है। ध्यान दो, अगर मेरे पास फर्स्ट है ये, सेकंड है ये और थर्ड है ये, तो मैं ये कहूंगा कि यार पहले और तीसरे में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं जो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में कभी भी डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, ये हमेशा विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा और पॉजिटिव को कभी विड्रॉइंग टेंडेंसी नहीं चाहिए, इसका मतलब सेकंड तो सबसे बेकार हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। मेसोमेरिक फैक्टर कभी भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड इक्वल हो जाएंगे मेसोमेरिक फैक्टर के थ्रू। अब हम आंसर किससे देंगे? जब मेसोमेरिक फैक्टर सेम हो जाते हैं तो आंसर किससे देते हैं? इंडक्टिव से। तो बताओ OH ग्रुप साथ ही साथ क्या शो कर सकता है? -I, और जब -I पास में लगा हो तो ज़्यादा लगता है, दूर लगा हो तो उसकी पावर कम हो जाती है, और कभी भी खींचने वाला फैक्टर पॉजिटिव को नहीं चाहिए, इसीलिए थर्ड पहले आ जाता है और फर्स्ट बाद में आ जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अब वो NO2 वाला क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने रेजोनेंस के थ्रू किया था, उसको अपन मेसोमेरिक के थ्रू यहाँ पर बिना ड्रॉ किए अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। NO2 वाला क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? नेगेटिव लगा हुआ था, यहाँ NO2 था, नेगेटिव लगा हुआ था, यहाँ NO2 था, और नेगेटिव लगा हुआ था, और नेगेटिव NO2 कहाँ पे था बच्चों? यहाँ पे था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पूछा गया था नेगेटिव की स्टेबिलिटी। अब ध्यान दो जरा, नेगेटिव को क्या चाहिए? जितना ज़्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी वाले ग्रुप लगे हों उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? नेगेटिव की होती है। क्या सही बात? क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या सबसे पहले NO2 को देखा तो NO2 कहाँ लगा है? ऑर्थो पे, इसका मतलब मेसोमेरिक शो कर सकता है। और मेसोमेरिक क्या शो करता है? NO2 हमने सीखा है क्या शो करता है? -M। सही बात है। ये कहाँ लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे लगा है, और मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस फैक्टर शो नहीं करता, इसका मतलब ये सिर्फ क्या शो करेगा? इंडक्टिव, और इंडक्टिव में NO2 शो करता है -I। सही बात। पैरा पोजीशन की बात करें तो पैरा पे NO2 लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव शिफ्ट तो होगा, इसका मतलब पैरा पे रेजोनेंस तो शो होगा, इसका मतलब NO2 -M तो शो करेगा। इसका मतलब मैंने ये देखा कि पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहले और तीसरे में तो -M शो कर रहा है और दूसरे में मेटा पे है इसलिए वो -I शो कर रहा है। तो माइनस की स्टेबिलिटी के लिए अगर कंटेंट जितना ज़्यादा विड्रॉइंग फैक्टर का हो उतना बेस्ट होता है, तो बताओ बच्चों क्या सेकंड सबसे पीछे आएगा? क्योंकि ये बहुत कम विड्रॉइंग फैक्टर है। मेसोमेरिक फैक्टर हमेशा ज़्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आता है बच्चों इंडक्टिव। ध्यान रखना ही। अब मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में फिर वही कहानी, जब मेसोमेरिक फैक्टर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ऑर्थो पे भी उतना ही लगेगा और पैरा पे भी उतना ही लगेगा। इसका मतलब क्या बोलूं मैं? क्या मुझे पता है कि ये -I भी शो करता है और -I पास में ज़्यादा लगता है, क्योंकि डिस्टेंस पास है तो खींचने की पावर ज़्यादा होगी, दूर है तो खींचने की पावर कम होगी। तो मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास नेगेटिव की स्टेबिलिटी के लिए क्या मैं पहले फर्स्ट को लिख सकता हूँ, देन थर्ड आएगा, और सेकंड क्यों सबसे पीछे आया? क्योंकि सेकंड में तो सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा था। तो अपन ने वैसे रेजोनेंस करके भी सीखा इसको, और अपन ने इसको अब जब कॉन्सेप्ट पता चल चुका है तब अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया ये भी अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो चलो बच्चों नोट करो और अपन इसकी प्रैक्टिस और करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। क्लियर? नोट कर लो बच्चे इसे। तो इस तरीके से मेसोमेरिक का जो फंडा है, मेसोमेरिक की जो कहानी है, वो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि क्या कहानी है मेसोमेरिक की। अगर ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगे हैं मेसोमेरिक शो करने वाले तो वो ज़रूर मेसोमेरिक शो करेंगे, अगर वो मेटा पे लगे हैं तो वो सिर्फ इंडक्टिव शो करेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि किसे हमें पहले देना है और किसे बाद में देना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, बताइएगा मुझे। यहाँ मैंने पूछा है कार्बोकैटायन
स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहां पर Na पॉजिटिव लगा है और NH2 ग्रुप है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव लगा है और NH2 ग्रुप है। सॉरी, ऑर्थो पे नहीं, इसे मैं मेटा पे लगाऊंगा। और इसी तरीके से बच्चों पॉजिटिव लगा हुआ है और अब NH2 ग्रुप कहाँ है? पैरा पे। अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि क्या क्या फैक्टर शो करता है NH2 और कब कहाँ क्या शो करेगा, कब कहाँ क्या क्या शो करेगा। अब आप बताइए मुझे। चलिए कोशिश करिए भाई, कोशिश करेंगे तो ही जीत मिलेगी, हार भी मिलेगी और साथ ही साथ वो दिन दूर नहीं जिस दिन जीत भी आपको मिलेगी। चलिए मुझे बताइए बच्चों, क्या ये ऑर्थो पोजीशन पे है? और ऑर्थो पे क्या लगता है? मेसोमेरिक, और N के पास लोन पेयर है। इसका मतलब बच्चों ये +M शो कर सकता है। क्या सही बात है? पक्की बात है। ये ग्रुप लगा है कहाँ पे बच्चों? मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक शो नहीं करता, चाहे उसके पास लोन पेयर ही क्यों ना हो। समझ में आता है? इसका मतलब NH2 C डबल बॉन्ड C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा? नेगेटिव आई। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। पैरा पोजीशन पे चार्ज आता है, इसका मतलब पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक शो करेगा। और बच्चों N के पास लोन पेयर है, इसलिए ये भी +M शो करेगा। पक्की बात। अब मुझे बताओ, इसका मतलब 1 और 3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये पहले आएंगे, सेकंड बाद में आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी किसकी पूछी गई है? कार्बोकैटायन की। और कार्बोकैटायन को हमेशा डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। ये चीज़ें हमने सीख रखी हैं। इसका मतलब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये +M के साथ साथ -I भी शो करता है? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में जब हमने देखा +M सेम है, तो आंसर किस पे जाएगा? इंडक्टिव पे। और पॉजिटिव के पास में -I लगा है, पॉजिटिव के दूर लगा है -I, तो ये कम खींचेगा। इसका मतलब थर्ड और फर्स्ट में थर्ड पहले आएगा, देन फर्स्ट, और सेकंड क्यों सबसे बाद में आया? क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं। नोट कर ले बच्चों इसे। मान लीजिए ग्रुप अलग अलग लगे हों, तब क्या होता है? जैसे पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप। किसी ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, किसका? कार्बोकैटायन का। तो अपने पास जवाब क्या आता? आप ध्यान दो, क्या जवाब देते अपन इसको? अपन क्या देते? अपन ये सोचते कि ये ग्रुप्स क्या क्या शो करेंगे। पहले मुझे ये पता करना है। क्या मुझे पता है O के पास क्या होता है बच्चों? लोन पेयर। और लोन पेयर है, साथ ही साथ ये कहाँ है बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे है। इसका मतलब ये +M शो कर सकता है। NH2 ग्रुप के पास भी लोन पेयर होता है, इसका मतलब ये भी ऑर्थो पे है। इसका मतलब ये भी +M शो कर सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि 2 +M शो कर रहे हैं तो +M सेम शो करेंगे। नहीं बच्चों, +M तब सेम शो करते हैं जब ग्रुप भी सेम लगे हों। यहाँ सेम ग्रुप नहीं लगे हैं, यहाँ लगा है NH2 ग्रुप और यहाँ लगा है OH ग्रुप। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर कोई कार्बोकैटायन है, उसको ये N डोनेट करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, या इसे ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ज़्यादा अच्छा है? मुझे बताइए। सबसे पहली चीज़, अगर ये डोनेट करता है तो बताओ क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ ये आ जाएगी N पे पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि लोन पेयर तो सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम है। डोनेट करने के बाद क्वांटिटी क्या बन रही है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ये हमें हमेशा सोचना है। भाई N पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ O पे पॉजिटिव आ गया, बेस्ट कौन है? क्या पॉजिटिव वहाँ स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन अच्छा? ये अच्छा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि +M NH2 का OH से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा तो बताओ सेकंड हमेशा फर्स्ट से क्या आएगा? स्टेबल आएगा। क्या अब आपको कहानी मेसोमेरिक की थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है? जैसे अपन ने वहाँ किया था, अब अपन मेसोमेरिक में वही सब कर रहे हैं। बस सोचने की जो
वे है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अपन ने नए नए कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और उन नए कॉन्सेप्ट का यूज़ ज़रूर करना है, और ये पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए अब और मिक्स क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते जाए बच्चों, नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ मैं आपको सिखाता रहूँगा कि एक्चुअल में यहाँ प्रोसीजर क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर मैथिल ग्रुप होता, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, मैथिल ग्रुप। आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैथिल ग्रुप भी रेजोनेंस फैक्टर शो करता है, और कौन सा रेजोनेंस फैक्टर शो करता है ये भी आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों। मुझे बताओ, अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है 1, 2 और 3 में, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पोजीशन कौन कौन सी है, ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, और ये ग्रुप करते क्या क्या है। ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे बताइए, ये पॉजिटिव ऑर्थो पर आ सकता है और पैरा पे आ सकता है, इसका मतलब यहाँ ऑर्थो पोजीशन है, ये प्लस आई तो शो करता ही है। लेकिन बच्चों अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और पॉजिटिव यहां पर खिसक के आएगा, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या पॉजिटिव के थ्रू अल्फा हाइड्रोजन से आपने हाइपर कॉन्जुगेशन सीख रखा था? सही बात है। और हाइपर कॉन्जुगेशन सीख रखा था तो ये मैथिल क्या शो करेगा, प्लस एच। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता था, अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ मेसोमेरिक के बाद क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से क्या है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इसका मतलब मुझे बताओ मैं इसको क्या लिखूंगा, डोमिनेटिंग फैक्टर प्लस एच। मेटा पे कभी भी चाह कर भी ये प्लस एच नहीं शो कर सकता, इसका मतलब बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, प्लस आई। सही बात है। पैरा पोजीशन पे बिल्कुल है, रेजोनेंस फैक्टर शो कर सकता है, इसका मतलब यहां भी क्या शो करेगा, ये प्लस एच। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में बहुत अच्छी डोनेटिंग टेंडेंसी है, दिख रहा है मुझे, लेकिन सेकंड में डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, पहले आएंगे, सेकंड बाद में आएगा। अब बात आती है कि फर्स्ट और थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन एक रेजोनेंस फैक्टर है जो कि सेम लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका मतलब आंसर किससे देंगे, इंडक्टिव से। और मुझे बताओ ये इंडक्टिव पास में लगा हो तो ज़्यादा अच्छा है, दूर लगा हो तो कम अच्छा है। इसका मतलब बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। क्या समझ में आता है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, नोट कर ले बच्चे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन को समझ में आया कि कैसे अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन को भूलना नहीं है भाई, क्योंकि वो भी एक रेजोनेंस फैक्टर है। और क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है ऑर्थो पैरा पे, ये अपन ने देख लिया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे ही आता है। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकटायन लगा हो, और अब कहानी है CH3 की, फिर कहानी है CH3 और CH3 की, और फिर कहानी है बच्चों CH मैथिल मैथिल मैथिल। मतलब भाई CH3 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 लिख लो, वरना मैथिल एक जगह CH3 अलग लग रहा है। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास ये है बच्चों, ठीक। अब मुझसे पूछा गया 1, 2 और 3 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बताओ। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रुप कौन से लगे हैं? बिल्कुल, ये प्लस एच शो कर सकता है क्योंकि ये ऑर्थो पे लगा है, रेजोनेंस फैक्टर शो कर सकता है। कितने अल्फा हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव यही आएगा और यहां से अल्फा हाइड्रोजन ये होंगे, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, और 1 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर बात है? यहां हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो नहीं करेगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लस आई शो करेगा। सही बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं
स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सही बात। तो मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ 1, 2 और 3। ये मत सोचिएगा कि बड़ा ग्रुप लगा है तो डोनेशन बहुत अच्छा होगा। अरे यार, वो तब अच्छा होगा जब हम इंडक्टिव देख रहे हो। अब तो हम मिक्स देख रहे हैं सब कुछ। अब हमें सब कुछ मिक्स करना है, रेजोनेंस भी मिक्स देखना है, मेसोमेरिक भी मिक्स कर रहे हैं, इंडक्टिव भी मिक्स कर रहे हैं। तब अपने को हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है और बहुत एक्यूरेसी लेवल चाहिए। यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए इसे। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर और अच्छे से क्लियर करते हैं। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे बच्चों, इसलिए घबराए नहीं बिल्कुल भी। मान लीजिए ये चीज मैं ऐसे करके लगा देता, पॉजिटिव और यहां पर CH3 ग्रुप होता, इसी तरीके से ये पॉजिटिव और अब CH3 ग्रुप कहाँ होता, यहां होता। मान लीजिए रिंग है और एक और मेटा पे ही मैंने लगाया है इस पूरे ग्रुप को, मैथिल मैथिल मैथिल, मतलब वही है CH3 CH3 CH3। अब मुझे आंसर बताइए और मुझे बताइए 1, 2 और 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बताइए। तो मैंने ये चीज़ देखी कि 1, 2, 3 में अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो मैं क्या देखूंगा। बच्चों, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, तुरंत आंसर नहीं करना होता है। टाइम अच्छा खासा होता है, सोचने की क्षमता अच्छे से करो, देखो अच्छे से क्वेश्चन को, पोजीशन देखो कि पोजीशन कहाँ लगी है और पोजीशन पे ग्रुप क्या लगा हुआ है, हमेशा देखो। तो मुझे बताओ पोजीशन यहाँ पर क्या है बच्चों, मेटा, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या शो होता है, इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव। इसका मतलब ये तीनों क्या शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं प्लस आई और प्लस आई। जब तीनों प्लस आई हैं तो बताओ प्लस आई किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा प्लस आई। तो मुझे बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड, फिर कौन होगा, सेकंड, और फिर कौन होगा फर्स्ट। तो कैसे आंसर चेंज हो जाते हैं पोजीशन चेंज होने से, ये आपने सीखा। तो आज अपन यही ओवर करते हैं। आज अपन ने बहुत अच्छे से सीखा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, काफी अच्छे से फील किया मेसो